You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? एविलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो किसने लिखी थी? डेबोरा काउली जी ने। ठीक है, तो वहाँ पे हमने एविलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रगल पढ़ा था, उनकी सक्सेस देखी थी। अब यहाँ पे हम द शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था और अभी भी है जिसे हम बोलते हैं पुंगी, लेकिन जो औरंगज़ेब थे उन्होंने पुंगी इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था। इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। रॉयल रेजिडेंस अपने इलाके में, क्योंकि इसकी श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड थी, क्योंकि उसकी जो साउंड थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी। ठीक है, श्रिल हमने साइंस में पढ़ा है। श्रिल और अनप्लेजेंट क्या होता है? अ वेरी लाउड वॉइस, फास्ट वॉइस, शार्प वॉइस, है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? श्रिल वॉइस। और अनप्लेजेंट क्या होता है? इट मीन्स जो हमें चीज़ पसंद ना हो, है ना। उनके कानों में वो बहुत ही तेज़ लगती थी, है ना, वो आवाज़ उन्हें पसंद नहीं थी, तो इसलिए एम्परर औरंगज़ेब कौन थे? वो शाहजहाँ के सबसे छोटे बेटे थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, इफ़ यू रिमेंबर। वो 6th एम्परर थे जो इंडिया को रूल कर रहे थे। तो आगे पढ़ते हैं। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब यहाँ पे जेनेरिक नेम का मतलब क्या लिखा हुआ है? अ नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप एज अ होल। एक ऐसा नाम जो पूरी क्लास या फिर एक ग्रुप को पूरा एक समूह के रूप में दिया जाता है। और एक नॉइज रीडेड मतलब होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारी फ्लूट हो गई, यहाँ पे हमारी पुंगी हो गई, शहनाई हो गई, है ना। तो ये होते हैं जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या? रीडेड। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ उन्हें सोचा कि ये दोबारा स्टार्ट हो सकता है, दोबारा इंट्रोड्यूस हो सकता है। A barber of a family of professional musicians who had access of family of professional music to the royal place। एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली का ही एक हिस्सा था, जिनके पास क्या था? एसेस था रॉयल पैलेस में जाने का। रॉयल पैलेस मतलब जो राजा का पैलेस था, उस बार्बर के पास एसेस था उस राजा के पैलेस में जाने का। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो टोनल जो क्वालिटी होगी पुंगी की उसे इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा पाइप लिया जो नेचुरली हॉलो था, जिसकी स्टेम खोखली थी मतलब, और लंबी थी और ब्रॉड थी पुंगी से। ठीक है, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। कितने? अबाउट 7 होल्स उन्होंने उसकी पाइप की बॉडी पे करे। When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were produced। तो जब उन्होंने क्या किया, जो उनके होल्स उन्होंने 7 होल्स करे थे, उन होल्स को जब वो क्लोज करते और खोलते थे गाते वक्त, तो क्या था? मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को क्या बिल्कुल भी रॉयल तरीके से नहीं बजाया, बस नॉर्मली बजाया और सब लोग क्या थे? इम्प्रेस थे इससे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो था ये पुंगी से बहुत अलग था, लेकिन डिराइव तो पुंगी से ही हुआ था, तो इसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द। अब देखो, अब हम इसका नाम कैसे आया, स्टोरी कैसे होती है? सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में प्ले हुआ था
और किसने प्ले किया था? नाई ने। बार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाई बोलते हैं। तो इसका नाम क्या लिख दिया? शहनाई। शह क्यों? शाह के चैम्बर में, और नाई क्यों? क्योंकि बार्बर ने बजाया था। शहनाई इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया। ये पूछा जा सकता है कि हाउ वाज शहनाई नेम्ड, शहनाई इंस्ट्रूमेंट नेम्ड। तो हम ये लिख सकते हैं दैट इट वाज फर्स्ट प्लेड इन शाह's चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, अ बार्बर। तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई का जो साउंड था वो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब कुछ ऐसा जो आपको गुड लक देगा, एक अच्छा फॉर्च्यून देगा, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग अ गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब अ गुड लक, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any part of Naubat and traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। ये जो है इसी वजह से, जो रीज़न है क्योंकि ऑस्पिशियस है, लकी है, इसको अभी भी टेम्पल्स में एक बहुत ही अच्छे तरीके से, इंडिस्पेंसिबल मतलब विदाउट विच द पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता है। वर्क कैन बी डन विदाउट दिस वन थिंग, ओके। ये एकदम ऐसी चीज़ हो गई कि इसके बिना तो पूजा ही नहीं हो सकती। एक ऐसी चीज़ कि इट इज़ इरिप्लेसेबल, ठीक है। नॉर्थ इंडियन वेडिंग मतलब नॉर्थ इंडियन वेडिंग में तो ये बजना ही बजना है, टेम्पल्स में ही बजना है, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल। पहले जो शहनाई थी वो नौबत का पार्ट था और ट्रेडिशनल एंसेम्बल 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कहाँ रॉयल कोर्ट्स जैसे शाह का कोर्ट चैम्बर था वहाँ पे फाउंडेड हुए थे। अब एंसेम्बल क्या होता है ये भी लिखा हुआ है, प्रोनाउंस एज ensemble, तो इसको हम एंसेम्बल नहीं बोलेंगे, ensemble बोलेंगे, आई एम सॉरी। थिंग हेयर इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। ensemble मतलब होता है जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको एज अ ग्रुप, एज अ समूह माना जाता है, ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी भी इसको टेम्पल्स, मंदिर और शादियों में यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट onto द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जो क्रेडिट है इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का क्लासिकल स्टेज पे किस पे जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे। अभी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, अभी हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो एक नाई थे, वो एक बाबर थे, तभी तो उन्होंने शहनाई इन्वेंट करी। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in ancient state of Dumron in Bihar। तो जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे, कहाँ? पौंड में ना, एक छोटे से पौंड मतलब क्या होता है, एक नाले के पास खेल रहे थे, कहाँ पे? दुमराव विलेज में, जो कहाँ है? बिहार में। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। ठीक है, तो वो रेगुलरली कहाँ? बिहारी जी टेम्पल जाते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए, और उसके बाद में उन्हें क्या मिलता था? एक प्राइज़ मिलता था बहुत बड़ा, जिसमें क्या था? एक बड़ा लड्डू था जो कि 1.25 kg का वेट था जिसका, और ये कौन देता था? वहाँ के जो लोकल महाराज जी थे, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो ये कहना चाहता है कि म्यूज़िक हैज़ नोट रिलीजन, ठीक है। म्यूज़िक का कोई भी रिलीजन नहीं है। क्यों? ही बीइंग अ मुस्लिम, वो एक हिंदू टेम्पल जाते थे, राइट। तो इसलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है, तो पूछा जा सकता है, तो हम कुछ इंस्टेंसेस है जो हम आगे भी पढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला गया था, ठीक है। दिस हैपेंड 80 years ago when the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। ये जो चीज़ थी ये 8 साल पहले हुई थी, और जो छोटा बच्चा था अब उसने बहुत ही लंबा सफ़र तय करके इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या है हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न। इस लिटिल बॉय मतलब बिस्मिल्लाह खान जी ने ये 80 ईयर्स बाद भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लिया। फोर्थ पैराग्राफ।
Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. वो कब बॉर्न हुए थे, अब ये उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो 21 मार्च को 1916 में पैदा हुए थे। और जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बड़ी जानी पहचानी फैमिली से, जो किसके लिए जाने जाते थे, अपने गीत के लिए। म्यूजिशियंस थे उसके फैमिली मेम्बर्स। कहाँ से, बिहार से। His grandfather Rasool Buks Khan was the Shehnai Nawaz of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो जो उसके ग्रैंडफादर थे, जो उसके दादाजी थे उनके, बिस्मिल्लाह खान के, रसूल बुक्स खान, वो शहनाई नवाज थे कहाँ के, भोजपुर किंग्स कोर्ट के। His father पैगम्बर बक्स एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब जो उनके फादर के साइड के एंसेस्टर्स थे वो सब क्या थे, शहनाई प्लेयर्स थे। तो इससे यहाँ पे हमारे उनके फादर का, ग्रैंडफादर का नाम पूछा जा सकता है, कोर्ट का नाम पूछा जा सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होंगी। तो इसी के साथ हमारा पैराग्राफ 4 कंप्लीट होता है। अभी आगे के जो पैराग्राफ्स हैं प्रोबेबली हमारे अभी 13 to 14 पैराग्राफ्स और बच रहे हैं। 13 to 14 तक बच रहे हैं, मतलब थोड़े से और बच रहे हैं, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक अच्छे से पढ़ें, इसको रिवाइज़ करें। तब तक के लिए थैंक यू।